एक बार और देख लेते हैं। अल हज्जाज ने जब भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया तो उसने सबसे पहले लोगों को इस्लाम धर्म मानने के लिए प्रेरित किया और कहा कि जो व्यक्ति इस्लाम पर विश्वास करेगा उससे कर नहीं लिया जाएगा, और जो व्यक्ति इस्लाम पर विश्वास नहीं करेगा वो काफिर कहलाएगा और उससे क्या किया जाएगा, तो कर लिया जाएगा। उसने सबसे पहले क्या किया, जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया था तो उस पर जजिया लगा दिया। इस्लाम धर्म में जजिया का अर्थ होता है कर। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि विधवा और ब्राह्मणों से क्या किया जाएगा, कर नहीं लिया जाएगा। वो जब तक यहां शासन किया एक सेनापति के रूप में ही क्या किया, शासन किया। इसके बाद इसने भारत में कुछ विकास के भी कार्य किए, जैसे उसने सबसे पहले अरबी घोड़ों को क्या किया, यहां लाया। ऊंट पालने की शुरुआत यहां पर उसने की। साथ ही साथ उसने खजूर की खेती भी यहीं पर करवाई। खजूर की खेती भी क्या की, यहां पर करवाया। इसके बाद आलू अरब से ही यहां आया था इसी के दरमियान। लेकिन इसके अगर शासन को देखा जाए तो 712 एडी में क्या किया था, तो आया था, और 714 एडी तक क्या किया, यहां पर रहा। 2 सालों तक, 2 वर्ष तक क्या किया, यहां पर अपना आधिपत्य स्थापित किए हुए था। लेकिन इसका अंत कैसे हुआ ये जानते हैं, और ये कैसे मरा। दाहिर की 2 लड़कियां थी। दाहिर जो थी उसकी 2 लड़कियां थी, जिसमें पहला का नाम था निर्मला देवी और दूसरा का नाम था सूर्या देवी। जब इसने दाहिर की हत्या मोहम्मद बिन कासिम ने जब दाहिर की हत्या कराई तो उसके बाद इनकी दोनों लड़कियों निर्मला देवी और सूर्या देवी को क्या किया, तो अल हज्जाज को खुश करने के लिए उनके दोनों लड़के के विवाह की नियत से इन दोनों को क्या किया, तो अल हज्जाज के पास भिजवा दिया। लेकिन इन दोनों ने जाते ही क्या किया, षड्यंत्र रचना शुरू किया। उसने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ क्या किया है, अन्याय किया है, गलत किया है, और आप लोगों को वो धोखा दे रहा है। इस बात पर अल हज्जाज क्या हुआ, गुस्से में आया और उसने कहा कि आखिर इसने मेरे साथ क्या किया है, तो अन्याय किया है। किसने, तो मेरे ही सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने। इसलिए उसने मोहम्मद बिन कासिम को क्या किया, बुलवाया। कुछ लोगों का मानना है कि मोहम्मद बिन कासिम की उसने क्या की, हत्या कर दी। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसने यानी अल हज्जाज ने यह बात कहा कि मोहम्मद बिन कासिम तुम अपने वफादारी का सबूत दो। जिस पर मोहम्मद बिन कासिम ने अपना सर कटवाकर क्या किया, राजा के सामने समर्पित कर दिया। और इस तरह मोहम्मद बिन कासिम का क्या हुआ, अंत हुआ, और यह पहला मुस्लिम शासक बना जिसने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। अब यह बात इस चीज की आती है कि मुस्लिम शासक जो था वो भारत पर आक्रमण किया, यहाँ के मानसून, यहाँ के वातावरण और यहाँ के परिवेश को क्या किया, तो उसने जाना। इसका मौसम, यहाँ का मौसम जो था, हमारा क्लाइमेक्स जो था, उसे क्या हुआ, पसंद आया। यहाँ पर रहने वाले इन लोगों को भी क्या हुआ, पसंद आया। और वो लोग इस रास्ते को जान गए कि यहाँ पर एक देश है जो अच्छे परिवेश में क्या कर सकता है, व्यक्ति को रखने की प्रवृत्ति रखता है। क्योंकि यहाँ 6 ऋतुएं होती है और अरब में देखा जाए तो गर्मी पड़ता है। इसलिए यहाँ पर बार बार अरबी लोग क्या किए, भारत पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति अपनाने लगे। और अरबी ही क्यों, फ्रांसीसी, अफगानिस्तानी, यूरोपीय, ये सारे लोग क्या किए, भारत पर लगातार आक्रमण करते रहे, भारत को लूटते रहे। आगे बढ़ते हैं। और इस तरह मोहम्मद बिन कासिम का क्या हो, अंत हो। लेकिन इंट्रोडक्शन में जानने से पहले 1-2 पॉइंट को जानना चाहेंगे कि 712 से देखो, सबसे पहले अगर मुस्लिम आक्रमणकारी देखा जाए तो मोहम्मद
मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद भारत पर कौन आक्रमण किया? मोहम्मद गजनवी। इसके बाद मोहम्मद गोरी। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी और फिर मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी से ही क्या हुआ? तो भारत पर दिल्ली, मोहम्मद गोरी के बाद क्या हुआ? तो भारत पर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। तो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। किसका क्या था? एक गुलाम या दामाद। गुलाम या दामाद था, दामाद, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐसा भी लिखा जा सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिखाई पड़ता है। मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी को इसने सौंपा था। लेकिन इसके पहले हम मोहम्मद गोरी से संबंधित कुछ चीजों को यहां लिखना चाहेंगे। मोहम्मद गोरी का जो भिड़ंत था वो सबसे पहले किससे हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान। जिनका शासन जो था वो अजमेर और दिल्ली में था, पंजाब में था। अजमेर उनकी राजधानी थी। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ सबसे पहला इसका युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, जिसे कहा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध। क्या कहा जाता है? तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें इसकी हार हुई थी मोहम्मद गोरी की। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? तो उसे छोड़ दिया था। ऐसे अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान की जीवनी को लिखने वाले व्यक्ति का नाम था जीवनी को लिखा गया था पृथ्वीराज रासो में, जिसे चंद्र बरदाई ने लिखा था। उन्होंने कहा था कि मोहम्मद गोरी जो था वो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और पृथ्वीराज चौहान ने उसे 17 बार माफ कर दिया था। 16वां इसका आक्रमण 1191 से तराइन में हुआ, जिस युद्ध में क्या हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। इसके बाद मोहम्मद गोरी पूरी तरह से क्या हुआ था? हार गया था। लेकिन जयचंद और मोहम्मद गोरी ये दोनों मिलकर यानी ज्वाइंट होकर जब क्या किए? पृथ्वीराज चौहान के साथ चौहान के साथ 1192 ईस्वी में, इसके एक साल नहीं बाद, तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध, तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ? तो इस बार पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? हार हुई। क्योंकि जयचंद्र जो भारत का सबसे पहला देशद्रोही था, इसने क्या किया? तो धोखा दिया पृथ्वीराज चौहान को। इसके पीछे एक कहानी है जो संयोगिता से संबंधित है, जो हम आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, यहां भी जरूरी नहीं है। जिसके चलते 1192 से तराइन का क्या हुआ? द्वितीय युद्ध हुआ और उसमें इस बार पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? हार। लेकिन पृथ्वीराज रासो में ऐसे जनरली इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या क्या की? मोहम्मद गोरी ने क्या की? कर दी। लेकिन पृथ्वीराज रासो में ऐसा उल्लेखित नहीं और विवादित क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते। इसके बाद जब मोहम्मद गोरी जो था वो भारत छोड़कर जब जा रहा था
तो उसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी को इसने क्या किया, तो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके और क्या हुआ, चला गया। जहां पर मोहम्मद गोरी जब जा रहा था अरब की तरफ, तो जाटों ने इस पर क्या किया, आक्रमण कर दिया था, खुखर जाति के जाटों ने। और मोहम्मद गोरी क्या हुआ था, तो घायल हो गया था, अंत जाकर उसकी मृत्यु हो गई। उस चीज को हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें देखा जाए तो इसने क्या किया था, तो यहां 2-3 पॉइंट मिलने वाला है, इसको हटा सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक से उठाएंगे। बारह सौ 1290 से 1320 से 1414 से 1451 और 1451 से 1526 तक जाता है। 1 2 3 4 5 यहां देखिए क्या होता है। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक का जो वंश होता है वो कहलाता है गुलाम वंश। गुलाम वंश। और 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक का काल देखा जाए तो कहलाता है खिलजियों का वंश। खिलजी वंश। फिर 1320 से 1414 का रेंज देखा जाए तो इसमें कहलाता है तुगलक वंश। इसको 14 से 1451 के रेंज को देखा जाए तो कहलाता है सैयद वंश। और 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक का जो वंश चलता था उसको कहा गया लोधी वंश। लोधी वंश। इस सबके बारे में पढ़ना है, लेकिन इसे भी पार्ट वाइज पढ़ना है। अभी इसमें देखिए शुरू हो रहा है। जैसे गुलाम वंश की अगर बात की जाए तो गुलाम वंश में 4 शासक हुए मुख्य रूप से। हुए तो 5-6 हो, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही हुए। जैसे गुलाम वंश से पहला होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। कैसी सब बात देखें। पहले क्या होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसके बाद क्या होता है इल्तुतमिश। इसके बाद रजिया सुल्ताना। सुल्ताना कहने के पीछे कुछ रीजन है। वो रीजन क्या है? चूंकि पुरुषों का क्या करती थी, पोशाक पहनती थी, टोपी पहनती थी, कोट पहनती थी, जिसके चलते इसे सुल्ताना यानी कि पुरुष का प्रश्न चिन्ह दे दिया गया इसके साथ। उसका आगे देखते हैं। चौथा नंबर गियासुद्दीन बलवान। गियासुद्दीन बलवान। गुलाम वंश में ये 4 नींव स्तंभ थे, जिसको गुलाम वंश को इन्होंने ही चलाया था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना और गियासुद्दीन बलवान। अभी इसकी जब तक डेट ना दिया जाए ये पूरा नहीं हुआ है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर शासनकाल देखा जाए तो होता है 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक। इल्तुतमिश का देखा जाए तो 1211 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक। और रजिया सुल्ताना का देखा जाए तो 1236 से लेकर और 1240 ईस्वी तक। और गियासुद्दीन बलवान का देखा जाए तो 1265 ईस्वी से लेके और 1287 ईस्वी तक जाता है।
तो 1206 से 1210, 1211 से 1236, 1236 से 1240, 1265 से 1287, ये हुआ गुलाम वंश, जिसको हम प्रत्येक को एक एक पॉइंट को पकड़ पकड़ के अध्ययन करेंगे, इससे पूरी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अगला होता है खिलजी वंश। तो अगर खिलजी वंश की बात की जाए, खिलजी वंश, तो पहला आता है गियासुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज शाह खिलजी, सॉरी, फिरोज शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। मुबारक शाह खिलजी, शाह खिलजी। इनका अगर रेंज देखा जाए शासन का, तो वो होता है 1290 ईस्वी से लेके 1326 ईस्वी तक। इसका जो शासनकाल अगर देखा जाए तो 1293 ईस्वी से लेके और 1296 ईस्वी तक का जाता है। इसका अगर शासनकाल देखा जाए तो 1316 ईस्वी तक जाता है, यानी 1296 ईस्वी से लेके 1316 ईस्वी तक जाता है, और इसका 1316 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक जाता है। इसके बाद आता है तुगलक वंश। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर तुगलक वंश को देखा जाए तो इसका जो रेंज होगा तुगलक वंश का, वो पहले ही बताया गया है 1320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक का रेंज होगा। तुगलक लिखना चाहिए, तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो रेंज देखा जाए कितना होता है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक होता है। इसमें 3 शासक हुए हैं। पहला हुआ गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। पहले मोहम्मद बिन आएगा, तीसरा नंबर फिरोज शाह। मोहम्मद बिन तुगलक, और ये है फिरोज शाह तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। अगर इसके शासनकाल को देखा जाए तो ये होता है 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक। ये होता है 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक, और ये होता है 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक। इसके बारे में पारापारी क्या करेंगे, पढ़ा जाए। इसके बाद आता है हम लोग का सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश का जो रेंज देखा जाए कहां से कहां तक होता है तो 1414 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी तक होता है। इसमें 4 शासक हुए हैं, जिसमें पहला हुआ खिजरी खां। खिजरी खां या इसी चीज को कहा जाता है खिज खां, खिज खां कहा जाता है, खिज खां जो अपने नीचे रहता है।
इसके बाद आता है हिजरी का मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, पहले मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, और एक होता है अलाउद्दीन आलम शाह। यही होता है क्या, क्रमवार। ठीक है, तो इसका रेंज अगर देखा जाए तो ये होता है आपके कहां से शुरू हो रहा है, सैयद वंश,